मतलब मदद करने के लिए बनाए गए हैं। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में बताया नहीं गया है और बस सिंपल है। थोड़ा सा ऑडियो का क्वालिटी थोड़ा लो हो सकता है, पीछे पंखे का आवाज़ आ रहा हो, लेकिन मैनेज कर लेना। और बस आज मेरा पहला वीडियो है तो राइटिंग क्वालिटी भी बेकार हो सकती है, तो प्लीज़ कोप अप। थैंक यू। तो पहला इंडक्टिव इफ़ेक्ट हम पढ़ रहे हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? जब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लाइक फ्लोरीन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, कोई भी हो गया, वो मेजॉरिटी में कार्बन के साथ जब कनेक्टेड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने साइड खींचता है। अपने साइड इलेक्ट्रॉन्स जब खींचता है तो एक पार्शियल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड में होता है ये मेजॉरिटी, लाइक यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, स्लाइटली, नॉट बहुत ज़्यादा आता है बट थोड़ा सा आता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई और माइनस आई की डिस्टिंग्विश करने में सिर्फ यही काम आता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो वो मेजॉरिटी प्लस आई ही बनता है। या फिर अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज हो तो भी वो नेगेटिव, तो भी वो पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज हो तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। लाइक ऑक्सीजन हो गया तो वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, लाइक एग्जांपल क्या हो सकता है, CH2 प्लस, लाइक NO2 माइनस, NO2 प्लस। माना कि ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, बट स्टिल ये पॉजिटिव चार्ज इस पे वो आ रहा है, इसलिए बहुत मेजॉरिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होता है। और जब कोई प्लस आई ग्रुप है, लाइक CH3 हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ज़्यादा देता है। तो माइनस आई क्या होता है? जब कहीं पर कार्बो एनायन बना, लाइक CH2 माइनस बना हो, तो CH2 माइनस और यहाँ पर अगर NO2 जुड़ा हुआ हो, तो ये जो NO2 है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसको स्टेबलाइज कर देता है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी ले आता है। और अगर वही CH2 माइनस है और यहाँ CH3 है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन तो भले ही शो करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पास ये माइनस साइज शो करता है, प्लस साइज शो करता है, तो इसके कारण थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी मिल जाता है। और इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। मतलब sp2 is more electronegative than sp3। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? रेजोनेंस क्या होता है? जस्ट एक एटम है, लाइक बेंजीन हो गया, ऐसा बना हुआ है, और एक और है ऐसा बना हुआ है। तो एक नेचर में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों आपस में एग्जिस्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट पता नहीं लगा पा रहे थे कि दोनों में से एग्जिस्ट कौन करता है, और दोनों का प्रॉपर्टीज थोड़ा सा अलग अलग होता है। या नॉट इसमें, बट कोई और एटम है जो रेजोनेंस शो कर रहा है, उसमें हो सकता है कि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। तो उसको कोप अप करने के लिए उन लोग क्या किए, दोनों को कंबाइन करके एक नया स्ट्रक्चर बना दिए, ऐसे। या फिर हम लोग इसको दिखाते हैं, इस टाइप से भी दिखा देते हैं, जो कि बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, बेंजीन। ये बेंजीन हो गया। तो ये हाइब्रिड है, इसको हाइब्रिड कहते हैं। ये जो है, इसको हाइब्रिड कहा जाता है, क्योंकि ये दो छोटे छोटे एटम्स हैं, छोटे छोटे वो हैं स्ट्रक्चर्स हैं, और दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, जो दोनों का प्रॉपर्टीज थोड़ा थोड़ा शो करता है, इसलिए हम लोग इसको हाइब्रिड कह देते हैं। अब रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी, ये बस एक एनर्जी गैप होता है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी गैप होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल और एक हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, इस एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप। कोई नहीं, शिट।
सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट इससे अच्छा राइटिंग है भी नहीं भाई मेरा. इज एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड माइनस एंड और माइनस कुछ भी चलेगा एनर्जी ऑफ हाइब्रिड. बस. अब कुछ बहुत सारे वो रहते हैं, कॉन्जुगेशन रहते हैं, लाइक लोन पेयर और बीच में बॉन्ड पेयर. लाइक ऐसे ओ नेगेटिव है, यहाँ पास एक CH2 बॉन्ड है, यहाँ पास O है, तो नॉट O, कोई सा भी दूसरा एटम CH3 मान लो, कोई 1 2 3. ओके, गलत है. ठीक है, यहाँ पास एक बॉन्ड कनेक्ट हुआ, यहाँ वो, ये ठीक है, और यहाँ पर CH2 है, तो ये रेजोनेंस शो कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे कॉन्जुगेशंस होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट है. लाइक यहाँ पर CH2 C, ये डबल बॉन्ड O, ये रेजोनेंस शो करता है. ये इसका लोन पेयर और यहाँ पर ये दोनों कर सकते हैं रेजोनेंस शो. इसका कोई मतलब नहीं है. ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड अगल बगल में है, तो ये ज़्यादातर रेजोनेंस शो नहीं करते. लेकिन इसको हम लोग हटा सकते हैं, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, और इसके साथ सिर्फ वो कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो इसको हम मान सकते हैं. अब ये एक और स्ट्रक्चर बेंजीन और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी रेजोनेंस शो करता है. ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, हद ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, बट स्टिल ये रेजोनेंस शो कर सकता है. ये यहाँ पास ये वाला, ये और ये तीनों मिलकर रेजोनेंस शो कर सकते हैं. इसका कोई काम नहीं है तो भी चले, मतलब ये यहाँ तक कर सकता है, भले ही पूरा कॉन्जुगेशन नहीं बना रहा है, बट रेजोनेंस ज़रूर शो कर सकता है. बस. और एक और पॉइंट, लोन पेयर कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता. लोन पेयर और बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्जुगेशन, बट ये लोन पेयर कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप में हम लोग जब इधर उधर वेरी करते हैं, ग्रुप में हम लोग साइज देखते हैं, और पीरियड में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस के बगल में जो sp3 कार्बन होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है. हाइपर कॉन्जुगेशन इम्पॉर्टेंट है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जो कार्बन जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है वो ज़रूरी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो. बहुत इंपॉर्टेंट है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर हुआ तो वो किसी काम का नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. कलर कोई और है क्या भाई? sp3 ऑन ओनली शोन बाय ऑर्थो इन पैरा. हाँ, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बेंजीन रिंग है तो इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है ना, H इफेक्ट, वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा में होता है. वो यहाँ नहीं होता है, क्या बोलते हैं, और ऑर्थो मेटा पोजीशन पे नहीं होता, क्योंकि इसका एक एक्सप्लेनेशन है, बट वो बहुत लंबा है, क्योंकि किसी काम का नहीं है वो एक्सप्लेनेशन इतना. बॉन्ड लेंथ जो होता है वो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के प्रोपोर्शनल होता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जितना ज़्यादा अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड
वो होगा, जब हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉन्ड लेंथ ऑफ CC bond is proportional to number of conjugating structures, hyper conjugating structure, not conjugating, hyper conjugating. अब हीट ऑफ कंबशन भी एक चीज़ होता है। हीट ऑफ कंबशन, HOC, हीट ऑफ कंबशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोग को वो देना पड़ रहा है CO2 निकालने के लिए, कितना ज़्यादा हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, इसको कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन्स के। सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे, अगर कार्बन ज़्यादा हुए तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ज़्यादा होगा HOC। अब दूसरा पॉइंट, अगर कार्बन सेम हो गए तो फिर क्या करेंगे, तब हम लोग देखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा बेहतर। अब एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेड्स रूल टाइप का ही है। या पॉजिटिव हो, ये हो या ये हो, ये अलाउड ही नहीं है। ये नॉट लाइक ये है फ्री रेडिकल और एक माइनस पाई बॉन्ड नॉट ये पाई बॉन्ड, ये तीनों अलाउड नहीं है क्योंकि ब्रेड्स रूल के कारण। ब्रेड्स रूल जो होता है वो अलाउ नहीं करता है इसको, क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसमें होता है एक रूल ब्रेड्स रूल की, ये जो ब्रिज हेड कार्बन होता है इस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ना ही फ्री रेडिकल, ना ही ये, क्योंकि ये होता है नॉन प्लेनर होता है, और इसके नॉन प्लेनर होने के लिए वो sp2 नहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना ज़रूरी है। तो अगर वो वहाँ रहा, बहुत हद अनस्टेबल रहा होगा। अब लेकिन टिल 7 मेंबर है, क्योंकि टिल 7 मेंबर के बाद अगर 7 मेंबर से भी ज़्यादा बाहर जा रहा है तो वो चलेगा, क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उन लोग अपना स्ट्रक्चर चलता है। बट एक ब्रेड्स रूल में एक और पॉइंट, यहाँ अगर नाइट्रोजन जोड़ा हो तो ये चलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज चलेगा क्योंकि ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ना हो, यहाँ ये ज़रूरी है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। नॉट ये स्ट्रक्चर था भाई, सॉरी, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा गंदा स्ट्रक्चर है, बट ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट होता है। अब सर इफेक्ट में होता क्या है, अगर कोई एक बल्कि ग्रुप है यहाँ पास नाइट्रोजन या फिर कोई सा भी, यहाँ पास इतना बड़ा सा है NMe2, और यहाँ पास दो बल्कि ग्रुप है A B कुछ भी B A B कुछ भी चलेगा, और बल्कि ग्रुप होने चाहिए लाइक NR2 COH, एकदम भारी ग्रुप्स, NO2, इतना भारी अगर ग्रुप्स होंगे तो यहाँ पास क्या होता है, टन होता है। टन क्या होता है, टन होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है, और ये रेजोनेंस से थोड़ा सा बोझ बाहर हो जाते हैं। मतलब कंप्लीट रेजोनेंस से कभी बाहर नहीं होते, बट बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, और ये थोड़ा सा रेजोनेंस के प्लेन से थोड़ा सा पीछे चल जाता है, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, बट नहीं है इसमें होता है। इसके कारण थोड़ा सा रेजोनेंस कम हो जाता है। कंप्लीट रेजोनेंस ख़त्म नहीं होता, बट कम हो जाता है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन तो वैसे कुछ खास नहीं होता, बट हीट ऑफ फॉर्मेशन बट ये है कि जितना ज़्यादा एटम्स होंगे उतना ज़्यादा वो लगेगा। हीट ऑफ कंबशन ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम प्रोपोर्शनल होता है, हीट ऑफ नॉट हाइड्रोजनेशन प्रोपोर्शनल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। इम्पॉर्टेंट सबसे पहले यही देखेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिंपल है कि हम लोग जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड पे H2 का वो करेंगे, हम लोग अटैक करवाएंगे H2 का, तो वो कितना ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा। और दूसरा, अगर ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर सेम हो तो दूसरा पॉइंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका रीज़न है बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। अब एक स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 ऐसे। इसमें ये होता है एनोलिन। एनोलिन का क्या होता है, ये एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। एनोलिन जो होता है वो एक ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो कि 8 मेंबर होता है। तो ये देख के लग रहा होगा शायद ये एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि 4 पाई बॉन्ड है, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है, ट्यूब स्ट्रक्चर हो जाता है तो ये प्लेनर ही नहीं है, नॉन प्लेनर है। इसके कारण यहाँ पर कोई रेजोनेंस ही नहीं होता, नो रेजोनेंस। अब एक और रेजोनेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इसमें क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस में क्या होता है, जब दो स्ट्रक्चर बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, सेम टू सेम होते हैं, जो कॉन्जुगेशन होता है बता रहे हैं। एक और हो गया स्ट्रक्चर, ये देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है, लगभग आइडेंटिकल है, बस इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो दोनों सेम ही स्ट्रक्चर हैं, बट इसको ये दोनों बहुत एकदम सेम टू सेम है तो इसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। और इसके कारण बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है, बहुत ज़्यादा। रेजोनेंस चाहे 4-5 हो रहा हो बट ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस इससे ज़्यादा बढ़कर होता है, बहुत अच्छा होता है। और मान लीजिए इसका बॉन्ड लेंथ A है, इसका बॉन्ड लेंथ B है, तो दोनों इक्वल होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बॉन्ड लेंथ अब हमें क्या करना है, प्लस आई और प्लस एच के बीच में थोड़ा सा ये रहता है, प्लस आई और प्लस एच। अगर प्लस आई है तो जो ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम ड्यूटेरियम से ज़्यादा होता है, ड्यूटेरियम उससे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा। और अगर प्लस एच की बात हो रही तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम। क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ज़्यादा अच्छे से अपना वो दे पाएगा, इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। और यहाँ प्लस एच में रहता है, जितना पतला बॉन्ड रहता है, जितना ज़्यादा पतला टाइप का स्ट्रक्चर रहता है उतना बेहतर वो कर पाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएगा यहाँ। अब ये दो स्ट्रक्चर हैं और एक और स्ट्रक्चर ये है। अब दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है वो आप बताइए। इसमें देख के लग रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट नहीं, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि यहाँ पर हो रहा है बैक बॉन्डिंग। नहीं, सॉरी, यहाँ ऐसा होगा, लोन पेयर है तो ज़्यादा स्टेबल है ये। इसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बैक बॉन्डिंग अगर होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है CH2 इस एटम का, इसका ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। अगर पूरा ऑर्बिटल इसका कंप्लीट हो जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। चाहे यहाँ पर कितना ही लंबा रेजोनेंस हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में कितना ही लंबा रेजोनेंस हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बाप है सबका, बैक बॉन्डिंग सबका बाप रहता है, सबको भरा देता है, सिंपल इतना ही था। एसिडिक स्ट्रेंथ जब होता है तो कॉन्जुगेट एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमें कंपेयर करना है तो हम उसका कॉन्जुगेट बेस बना देंगे। मतलब कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, अगर मान लीजिए OH है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया O-। और हम लोग इसका स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करनी है तो कैसे कंपेयर करेंगे। ये है बेंजीन, यहाँ बस ये फिनॉल है। हम लोग इसको कॉन्जुगेट बेस बना दिए, H+ निकाल दिए, यहाँ बना O-। अब इसका स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा है, स्टेबिलिटी
इंक्रीजेस इसका, इस स्ट्रक्चर का इंक्रीजेस, उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बस इतना ही सही पॉइंट था। अब नीचे हो जाओ भाई। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं बना सकता, रेजोनेंस में नहीं बना सकता। बस इतना सही था कि रेजोनेंस में नाइट्रोजन 5 बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अब एक स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पास होता है एक बैक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। NO2 जो है बहुत ज़्यादा कतई खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पास OH है, इसमें इसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग होता है यहाँ पास। तो इसके कारण क्या होता है, H बॉन्डिंग के कारण ये होता है कि दोनों का जो एसिडिक, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ना कम हो जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए कम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से वो करता है H बॉन्डिंग जब करता है तो वो निकलने नहीं देता, NO2 जो ग्रुप है वो निकलने ही नहीं देता उसको बाहर, तो इसलिए H+ दे ही नहीं पाता है। H+ देना का इसका अगर कम हो जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी इसकी। बस अब हम पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है बहुत ज़्यादा। वाइट, इस पर वाइट पेन यूज़ करते हैं, कुछ और पेन बंद हो गया। कोई और कलर, कौन सा कलर कौन सा कलर यूज़ करें, ये कलर, लेट्स सी कैसा है। नॉट बैड, ठीक ठाक है, ठीक ठाक दिख रहा है। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट होता है जब C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH, इसके बगल में कोई सा भी ग्रुप लगा दो, कोई सा भी ग्रुप, NO2 CH3 जो मैंने वो ग्रुप लगा दो, ये खतरनाक एसिडिक होता है, एसिडिक खतरनाक ही होता है। कोई सा भी और ग्रुप हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक होती है इसकी। बस अब यहाँ पास है, अगर 2 ही ग्रुप हो जाए, मान लो यहाँ पर CH3 है और COH के साथ, और यहाँ पास है NO2 COH के साथ, तो ज़्यादा एसिडिक ये होगा क्योंकि ये भारी है। जितना भारी उतना ज़्यादा स्टेबल, उतना क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट मिलेगा, नॉट स्टेबल, ऑर्थो इफेक्ट मिलेगा। चलो पानी पी लेते हैं यार। अब एक स्ट्रक्चर होता है गुआडिन एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ना 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 ऐसा स्ट्रक्चर होता है गुआडिन। ये हाईली स्टेबल होता है, हाईली बेसिक होता है, नॉट स्टेबल क्यों निकले जा रहा है। गुआडिन ये हाईली स्टेबल होता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रहता है, बहुत हाईली बेसिक, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में मानते हैं इसको ऑर्गेनिक में, नॉट इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक तो अलग ही खेल में खेलते हैं। अगर लोन पेयर है, अगर उसमें बिजी रहता है, रेजोनेंस पे बिजी रहता है, तो वो बेसिक नहीं रहता। सिंपल पॉइंट है। यहाँ पास लोन पेयर है और यहाँ पास ये है, तो ज़्यादा बेसिक होगा ऑब्वियसली ये, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है जो बाद में दे सकता है ये, और ये अपने साथ रेजोनेंस में ही लगा हुआ है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में ही लगा हुआ है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इसका ज़्यादा होगा, इस स्ट्रक्चर का ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस।
इसलिए, क्योंकि अगर इसके पास लोन पेयर देने के लिए नहीं है तो पहले ही बिजी है किसी और के साथ, तो वो और दूसरों को कैसे देगा लोन पेयर। अब ऑर्थो इफेक्ट नहीं कहते इसको SIP इफेक्ट कहते हैं। एक सर बता रहा हूँ, एक सर इफेक्ट होता है, ऑर्थो इफेक्ट होता है, SIP इफेक्ट होता है, और बस, और एज बॉन्डिंग होता है। एज बॉन्डिंग ये चारों थोड़े से ऐसा होता है, थोड़े से कभी कभार ट्रिकी में SIR, ये SIR है, सर इफेक्ट, ये कभी कभार थोड़ा मोड़ा फंसा देते हैं। बस इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखना पड़ता है। व्हेन अ सब्स्टिट्यूएंट गेट, अब इसमें ये रहता है कि जितना SIP के कारण ये होता है कि जितना भी बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज कर जाता है। SIP इफेक्ट होता क्या है, NH2 है, ये NH2 है ना, और NH2 जब ऐसा इसके बगल में कोई सा भी वो आ जाता है, भारी सा कोई भी कंपाउंड आ जाता है, तो नॉट CH3, कुछ और भारी लाइक C डबल बॉन्ड, नहीं ये तो अलग हो जाएगा, NO2 मान लो सबसे कॉमन एग्जांपल, NO2 या कुछ और जो भी रहता है, तो यहाँ पर क्या रहता है, एक SIP इफेक्ट लगता है। SIP इफेक्ट के कारण क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है डिक्रीजेस। बस अभी तक तो इतना ही है, और बस अब आखिरी में बचा है POC, थोड़ा सा POC बाकी है, बस हम POC पढ़ेंगे। अब मोटा हो जाए और कितना मोटा, नाइस, इतना मोटा ठीक है। POC हम अब पढ़ेंगे CS। पहला होता है सॉल्युबिलिटी इन NaOH। इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, हाँ, H2 गैस निकलता है इसमें, H2O गैस, नॉट H2 गैस, H2 तो नए सोडियम में निकलता है, H2O निकलता है इसमें। तो जो भी H2O से ज़्यादा एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक, वो सॉल्युबल होता है, लाइक हम लोग को बस कंपेयर करना है, एक डेटा है जिसके हिसाब से ये फिनोल जो स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा जो भी एसिडिक होगा वो सॉल्युबल होगा एसिडिक, ये वाला स्ट्रक्चर, या फिर इससे ज़्यादा कोई भी एसिडिक हो तो वो सॉल्युबल होता है NaOH में। अब वो उसका एक वैल्यूबल डेटा है और उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा जो भी एसिडिक होगा वो काम कर जाएगा, वो सॉल्युबल होगा, बट एक एक्सेप्शन है, CH3OH है, ये सॉल्युबल होता है, ये मोर एसिडिक होता है H2O से, मोर एसिडिक देन H2O। डेटा है, जस्ट वैल्यूज है, इम्पॉर्टेंट है, देन H2O। अब दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी है Na2CO3। इसमें गैस जो निकलता है वो निकलता है CO3 गैस, नहीं, कौन सा गैस निकलता है, H2CO3 गैस निकलता है, H2CO3 गैस रिलीजेस। अब H2O गैस निकलता है और हम लोग इसको कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, इससे जो भी ज़्यादा एसिडिक होगा वो सॉल्युबल होगा NaHCO3 में। इम्पॉर्टेंट है कि H2O गैस निकलता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस आगे एक और बचता है मेटल। तीसरा पॉइंट है Na मेटल में निकलता है H2 गैस, Na मेटल में निकलता है H2 गैस, बस
इम्पॉर्टेंट ये है। अगर O माइनस कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लाइक OH हो या कोई सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई H कंप्लीट जुड़ा हुआ है, तो वो निकाल देगा H2 गैस, हाफ H2 गैस। बस अभी तक इम्पोर्टेंट इतना ही है, बस इतना ही है, इतना ही कंप्लीट है GOC। अब कुछ इम्पोर्टेंट बस पॉइंट्स बचे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस उसको कवर करना है। एक ऑर्थो इफेक्ट जो होता है, ऑर्थो इफेक्ट, व्हाट द फक, ऑर्थो इफेक्ट जो होता है, ऑर्थो इफेक्ट इज ग्रेटर देन एच बॉन्डिंग। तो अगर ऑर्थो इफेक्ट भी हो रहा है और एच बॉन्डिंग भी हो रहा है, एच बॉन्डिंग भी हो रहा है, जैसे ये एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, कहाँ गया, ये एग्जांपल दिखा रहे हैं। तो इसमें तो एच बॉन्डिंग भी हो रहा है और ऑर्थो इफेक्ट भी हो रहा है, बट यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट बहुत ज़्यादा वो बड़ा मार्कर होता है एसिडिटी का। अब होता है एक इम्पॉर्टेंट है कि बेसिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसका तरीका होता है अमीन में, इन एक्वस अमीन्स 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट होता है। और 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगर R इथाइल है, इथाइल, तो ज़्यादा बेसिसिटी का ऑर्डर ये होता है। और अगर उसमें मिथाइल है, मिथाइल कंपाउंड है, तो बेसिसिटी का कंपाउंड ये, बेसिसिटी का ऑर्डर ये होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट डेटा के हिसाब से, इसका कोई रीज़न कुछ मेरे को पता नहीं है, या फिर होगा तो खुद ढूंढो। बस ख़त्म, इतना ही था GOC। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइटिंग के लिए सॉरी, और बस काफ़ी है। बाय बाय।